हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। हम इको में एक चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का काफी सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया था ऑलरेडी। हमने उसका मीनिंग पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद हमने उसके कंपोनेंट्स स्टार्ट किए हुए थे। कंपोनेंट्स में भी काफी सारा कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके थे। एक बार कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट से रीस्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। और हमने जब बजट की डेफिनेशन पढ़ी थी, बजट क्या था? एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यानी कि ये भी दो बजट है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो ये दोनों बजट्स हैं, तो दोनों के रिसिप्ट्स भी होंगे और दोनों के एक्सपेंडिचर भी होंगे। रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर। और फिर हमने समझा था कि सर इसकी जो रिसिप्ट होंगी उसे हम बोलेंगे कौन से रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली इसकी जो रिसिप्ट होंगी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। फिर हमने समझा था ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं बजटेड रिसिप्ट्स। बजटेड रिसिप्ट्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। सिमिलरली हमने जब एक्सपेंडिचर समझा तो इसे हमने क्या बोला था? बजटेड एक्सपेंडिचर। अब बजटेड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, ठीक है। इसके बाद हमने समझा था बजटेड रिसिप्ट का पहला पार्ट, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। जब हमने रेवेन्यू रिसिप्ट समझा तो मैंने आपको दो वर्ड्स याद कराए थे जिससे डिफरेंस होता था कि कौन से रिसिप्ट रेवेन्यू है और कौन से रिसिप्ट कैपिटल है। हमने पढ़ा था क्रिएट, लायबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इट विल बी अ कैपिटल रिसिप्ट। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने देखा था जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसका एक पॉइंट और था डिफरेंशिएट का, कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रेगुलर इन नेचर। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है कैसी होती है नेचर में? रेगुलर और रेकरिंग इन नेचर। और जो कैपिटल रिसिप्ट होती है दे आर नॉन रेगुलर इन नेचर, वो रूटीन में नहीं होते। तो कैपिटल रिसिप्ट कभी भी रूटीन में नहीं होती और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या रूटीन में होती है? यस, दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। इसका मीनिंग पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि रूटीन में गवर्नमेंट दो सोर्सेज से पैसा कमा सकती है। पहला टैक्स रिसिप्ट और दूसरा नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट हमने समझा था कि इंडिया में जो टैक्स रिसिप्ट है वो फर्दर दो तरह की है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स था? जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर लगा वही पे करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स था? जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता था। यहां तक हमने पढ़ लिया था। फिर हमने नॉन टैक्स के 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। 6th पॉइंट से शुरू करना है। नॉन टैक्स रिसिप्ट यानी कि टैक्स के अलावा गवर्नमेंट कहां से कमाती है? सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या फिर किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज अ रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट और नॉन टैक्स रिसिप्ट है। दूसरा, इंटरेस्ट के बाद हमने पढ़ा था प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। पहला इंटरेस्ट, दूसरा प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, तीसरा हमने पढ़ा, अच्छा प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट बिकेंगे उसको बेचने से जो इनकम होगी दैट इज द प्रॉफिट फॉर द गवर्नमेंट। और डिविडेंड क्या होता है? गवर्नमेंट ने कहीं पे पैसा अगर
इन्वेस्ट किया है उस पे जो डिविडेंड मिलेगा, दैट इज ऑल्सो द इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने अगला पॉइंट क्या पढ़ा था? फीस। दो फीस थी, एक नॉर्मल फीस और एक लाइसेंस फीस। फीस में इन्होंने क्या लिखा? कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। और लाइसेंस फीस में क्या लिखा है? किसी काम को करने की परमिशन लेने पे जो फीस देनी पड़े। जैसे कि आप देते हैं, अगर आपने किसी भी काम का परमिशन ली, लाइक आपने प्रोडक्शन फीस ली, तो प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस लिया, उसके लिए फीस दी, या आपने गन रखने के लिए लाइसेंस लिया, उसके लिए फीस दी, दैट इज द लाइसेंस फीस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फाइन्स एंड पेनल्टीज। ये किसके ऊपर लगाई जाती हैं? ये लगाई जाती है बेसिकली लॉ ब्रेकर्स के ऊपर, जिसने लॉ को ब्रेक किया है। जैसे कि आप रेड लाइट जब जंप करते हैं या टू व्हीलर पे 3 लोग या 4 लोग बैठ के चलते हैं, तो आपके फाइन्स लगाए जाते हैं आपके ऊपर। दैट इज द गवर्नमेंट रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है, आपके लिए चलान है, पर गवर्नमेंट के लिए तो वो क्या है? इनकम है, नोन एज फाइन्स एंड पेनल्टीज। क्लियर? यहां तक हमने पढ़ लिए थे। अगला पॉइंट आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एस्चीट्स। अब ये एस्चीट्स होते क्या है बेटा? कोई बच्चा बताएगा? हमने पहले पढ़ा हुआ है। हाँ जी। जब कोई मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेती है। अगर उसका कोई वारिस ना हो, लीगल हायर ना हो, या फिर उसकी कोई विल ना हो, वसीयत ना लिखी हो, और ऐसे ही उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाती है। उसको हम बोलते हैं एस्चीट्स। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल। जो मर जाए बिना किसी लीगल हायर के, मतलब उसका कोई वारिस ना हो और जिसकी कोई वसीयत ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चीट्स। ठीक है, अभी हमने एक चीज बड़े अच्छे से नोटिस करी होगी, शायद सबने ही करी होगी, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। जो बच्चा बहुत कम आता है बैच में, उसने आंसर दिया। इसका रीजन आज ही आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है, बाद में बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एस्चीट्स, ये पॉइंट इसलिए हाईलाइट कर दिया, बाद में इसके बारे में डिस्कस में जरूर करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। क्या गवर्नमेंट के लिए गिफ्ट और ग्रांट उसकी इनकम है या नहीं है? पैसा आ रहा है, रेवेन्यू है। क्या रूटीन में आता है? जी, रूटीन में आता है। मैं आपको अभी एग्जांपल दे देता हूं। हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, क्या रूटीन में गिफ्ट मिलते हैं उनसे? यस, रूटीन में गिफ्ट मिलते हैं। रूटीन में गिफ्ट या ग्रांट कोई ना कोई जरूर मिलती है गवर्नमेंट को। कहां से मिलती है गिफ्ट या ग्रांट? कभी गिफ्ट बोलते हैं, कभी ग्रांट बोलते हैं। डोनेशन आ गई तो ग्रांट बोल दिया, और विदाउट एनी ओकेजन दे दिया तो गिफ्ट बोल दिया। मतलब किसी ओकेजन पे दिया तो गिफ्ट, अदरवाइज उसको ग्रांट। कौन देता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इकोनॉमी को ऑपरेट कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी को ऑपरेट करने वाला बिजनेसमैन का नाम आप सब जानते हैं। और क्या वो डेली बेस पे रूटीन में कुछ ना कुछ गिफ्ट या ग्रांट गवर्नमेंट को पहुंचाता होगा या नहीं? डेली बेस पे जाती होगी। डेली नहीं तो वीकली तो जाती ही होगी, इतना तो हम सब जानते हैं। और एक कंट्री का कोई बिजनेसमैन छोड़ो, कंपनी छोड़ो, क्या दूसरे देशों से हमें गिफ्ट और ग्रांट मिलता है? यस, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर घूमने जाते हैं और कुछ ना कुछ ग्रांट लेके आते हैं, हम सब जानते हैं। तो वो जो गिफ्ट और ग्रांट है, क्या वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का पार्ट है या नहीं है? यस, इट इज अ रेवेन्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट इज गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। जीएनजी, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। गवर्नमेंट रिसीव गिफ्ट्स एंड ग्रांट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से लेके आते हैं, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO या वर्ल्ड बैंक से डोनेशन ले लेते हैं कभी कभार। फुल स्टॉप। सच गिफ्ट्स, समटाइम इंडिविजुअल्स एंड कंपनी ऑल्सो वॉलेंटरली गिव द मनी टू द गवर्नमेंट। कह रहे ये जो गिफ्ट्स होते हैं, कई बार कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल भी गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है। Such gifts are not fixed source of revenue and are generally received during the national crisis such as war, flood, etc. कह रहे रूटीन में ये चीजें जब होती हैं तब ये डोनेशन आती रहती है गवर्नमेंट के पास। अभी हम सब अभी कोविड को देख के आ रहे हैं, कितनी डोनेशन आई है हम सबको पता है।
जो लीगली बताई है कि इतना दिया है, और उसके अलावा भी बहुत आई है। देखो हम सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डोनेशन दिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी ने पैसे दिए, किसी ने खाना खिलाया, तो दैट इज ऑल्सो द डोनेशन फॉर द गवर्नमेंट। पढ़ते हैं नेक्स्ट इज फोर फीचर्स। बेटा फोर फीचर क्या होता है, कोई बताएगा? फोर फीचर का मतलब क्या होता है बेटा? वापस लेना। अकाउंट्स में तो फोर फीचर का मतलब पता होगा आपको। यस, क्या होता है? शेयर, जब पैसा नहीं आता तो शेयर छीन लेते हैं। यहां पे फोर्थ फीचर का मतलब क्या है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए जो पैसा आपने जमा कराया था, या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करने में पैसा देना पड़ा, दैट इज फोर्थ फीचर। देखो क्या लिखते हैं, These are in the form of penalty which are imposed by the court, जो कोर्ट ने लगाई है आपके ऊपर। क्यों? For non compliance of order, आपने सरकार का ऑर्डर नहीं माना, और non fulfillment of contract, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। क्लियर? लास्ट पॉइंट हमारा है स्पेशल असेसमेंट। बेटा स्पेशल असेसमेंट का मीनिंग बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जिन्होंने पहले ध्यान से सुना होगा, बट कई बार बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करना आता, फिर भी कोई बताएगा? बोलो। गवर्नमेंट की वजह से किसी प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट हो। यस। अब बेटा आप सब इस बात का रीजन मैं आपको जरूर बताऊंगा आज। मैं काफी टाइम से इस पॉइंट के ऊपर बहुत थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है। चीजें मुझे याद हो जाती है, बच्चे नहीं कर पाते। आज उसने उस बात को प्रूव किया। रीजन बहुत सॉलिड रीजन है, बट अभी नहीं, पहले टॉपिक पढ़ते हैं। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है? इधर देखेंगे, ये एक हाईवे जा रहा है, ठीक है। इस हाईवे के हम सब जानते हैं दोनों तरफ क्या होती है, जनरली शॉप्स होती है, क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी हो जाती है। हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी शहर में देखते हैं, तो हाईवे के दोनों तरफ हमें क्या दिखती हैं? शॉप्स दिखती हैं, क्योंकि ये एक क्या होती है? कमर्शियल प्रॉपर्टी। ऑन रोड प्रॉपर्टी जो आ जाती है, वहां पे दुकानें, मॉल्स, ये सब खुल जाते हैं। क्योंकि रीजन क्या होता है? पब्लिक वहां से मूव कर रही है, जितनी दुकानें, जितने इंस्टीट्यूट्स होंगे, लोगों की नजर पड़ेगी उस पर, वो ऑटोमेटिक एडवर्टीजमेंट का काम करता है, इजी अप्रोचेबल हो जाता है। ये एक नॉर्मल कोर्स है, यहां पे स्पेशल असेसमेंट का पॉइंट टच कर रहा हूं, आगे ध्यान से सुनना। सपोज द प्रॉपर्टी इज इन दिल्ली, ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट ने क्या पास कर दिया? एक मेट्रो पुल। वो तो सड़क के ऊपर ऊपर चलता है ना, कभी दिल्ली गए होगे कभी ना कभी, या किसी भी बड़े शहर में देखा होगा, सड़क के जस्ट ऊपर मेट्रो चलती है, ठीक है। यहां मेट्रो आ गई। अब क्या हुआ? सड़क दोनों तरफ बहुत छोटी हो गई। गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो शॉप्स थी, इन शॉप्स को कंपलसरी एक्वायर करती है। क्या करती है? कंपलसरी एक्वायर। पूछती नहीं है कि आप देना चाहते हैं, नहीं, छीन लेगी, पकड़ो पैसे, जो वहां का सर्कल रेट होगा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट गवर्नमेंट कर देती है, और इस शॉप्स को तोड़ के यहां पे सड़क चौड़ी करती है, इधर की और इधर की भी, ठीक है। अब इससे क्या होता है? जो इसके पीछे वाला एरिया था, उसकी वैल्यू, वो ऑन रोड आ गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब उसकी जो वैल्यू बढ़ी, उस इंक्रीमेंट का कुछ परसेंट गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी के ओनर से मांग लेती है। ये स्पेशल असेसमेंट है कि हमारी प्रोजेक्ट की वजह से या हमारी वजह से आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, अब ये मुझे आपको असेसमेंट के रूप में देना पड़ेगा। दैट इज स्पेशल असेसमेंट। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टी whose value has appreciated due to developmental activities of the government, जिसकी वैल्यू बढ़ रही है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की वजह से। एग्जांपल ये है, इफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नियर मेट्रो स्टेशन हैज इंक्रीज्ड, then the part of developmental expenditure is recovered from the owner of such property in the form of special assessment। तो गवर्नमेंट आपसे कुछ ना कुछ स्पेशल असेसमेंट की फॉर्म में चार्ज जरूर करने वाली है। इज इट ओके? नेक्स्ट रिसिप्ट इज कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट यहां तक दो पार्ट में आई, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के दो पार्ट, नॉन टैक्स के 9 पार्ट।
समझ आया? कोई प्रॉब्लम? अब बात आती है सर कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट पे जाने से पहले रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट थे, टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स के दो पार्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स के 9 पार्ट्स। 9 में देखो बेटा, नाम मतलब सबका पता होना चाहिए, याद कम से कम 4 से 5 जरूर होने चाहिए। अगर पूछ लिया व्हाट आर द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन टैक्स, तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो पता होने चाहिए। और अगर नाम दे के पूछ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 फीचर्स, तो वो पता भी होना जरूरी है 1 मार्क में। तो इसलिए मीनिंग सबका पता होना जरूरी है, याद 4-5 होने जरूरी है। इसीलिए हम कुछ याद करते हैं। गवर्नमेंट टैक्स के अलावा कहां से कमाती है? इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, उसके बाद एस्टीट्स के बाद गिफ्ट एंड ग्रांट्स, 4 फीचर, स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, इधर देखिए सब बच्चे जानते हैं कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन ये रही। कैपिटल रिसिप्ट इज दोज रिसिप्ट व्हिच क्रिएट्स लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट और कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आगे क्या लिखने वाले हैं मैं आपको ही बताता हूं। कहते हैं अ रिसिप्ट इज अ कैपिटल रिसिप्ट इफ इट सेटिस्फाई द 2 essential condition. Number 1, a receipt must create a liability for the government, for example borrowings. फिर कहेंगे सेकेंड कंडीशन, a receipt must cause reduction in the asset of the government, for example sale of share by the government. गवर्नमेंट अपने शेयर बेच रही है अपनी कंपनी के, तो क्या ये रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है? यस, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। समझ आ गई बात? ये लिखा होगा। फिर इसके टाइप्स बताएंगे जी, कैपिटल रिसिप्ट कहां कहां से आ सकती है। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट चला था, सेम कैपिटल रिसिप्ट चलेगा। पहले उसकी डेफिनेशन, फिर बताया था उसकी 2 कंडीशन है, ऐसी पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी 2 कंडीशन, फिर उसके टाइप्स, अब इसके टाइप्स। इसके 3 ही है, वहां पे बहुत सारे हो गए थे ना, यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं, तो वो इजी है, पढ़ते हैं। कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट व्हिच either create liability or cause reduction in the assets of the government. Full stop. They are non-recurring and non-routine in nature. ये routine में नहीं होता। A receipt is a capital receipt if it satisfy any one of the 2 condition. दोनों में से कोई भी satisfy करते। Number 1, a receipt must create a liability of the गवर्नमेंट। वही बात बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरिंग्स आर द कैपिटल रिसिप्ट एज दे लीड टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। समझ आ गई बात बेटा? अगर लॉजिकली सोच के चले तो कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट है, थोड़ा सा चेंज किया, वही सेम चल रहा है। सेकेंड पॉइंट, अ रिसिप्ट मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन एसेट। एक रिसिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो एसेट में रिडक्शन करा दे। फॉर एग्जाम्पल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के अगर शेयर बेच दिए तो गवर्नमेंट के एसेट कम हो जाएंगे, तो वो रिसिप्ट भी कौन सी रिसिप्ट बन जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। आपको बताया, इसके बाद इसकी सोर्स आने वाली है। 3 सोर्सेज हैं इसकी बेटा। इधर देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट की 3 सोर्सेज। सबसे पहला बोरिंग्स। बताओ जी, क्या बोरिंग कैपिटल रिसिप्ट है? सर ये तो नाम में ही लिखा है, इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या बोरोइंग से लायबिलिटी जनरेट होती है? तो बोरोइंग का मतलब ही लायबिलिटी होता है, तो किसी से लिया है तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहली सोर्स क्या लिखी है? बोरोइंग। बोरोइंग्स आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों लेते हैं आप फंड्स? अगर आपको बोरो करना पड़ रहा है तो रीजन क्या है? कि आपके खर्चे ज्यादा है एज कंपेयर टू योर रेवेन्यू। तो यही लिखा है यहाँ पे, बोरोइंग रेफर्स टू द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको पूरा करने के लिए जब आपको फंड्स बोरो करने पड़े, दैट इज बोरोइंग। गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम। अब गवर्नमेंट कहां कहां से बोरो करते हैं? ओपन मार्केट यानी पब्लिक से ले सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक से भी पैसा ले सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट 4 सोर्स से पैसा ले रही है, पब्लिक से, सेंट्रल बैंक से, फॉरेन गवर्नमेंट से और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लाइक वर्ल्ड बैंक से।
बोरोइंग्स आर फुल स्टॉप, उसके बाद क्या लिखा है, चारों सोर्स पता लिखने के बाद लिखते हैं बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसिप्ट एज दे क्रिएट द लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। कह रहे हैं क्योंकि इससे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है इसीलिए गवर्नमेंट की कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। कोई प्रॉब्लम? सेकेंड सोर्स बोरोइंग के बाद क्या लिखी है, रिकवरी ऑफ लोन्स। ध्यान से समझेंगे बेटा, गवर्नमेंट ने जो लोन दिए हुए हैं उस लोन को रिकवर कर रही है गवर्नमेंट। क्या पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा? गवर्नमेंट ने जो लोन दिए हुए थे वो लोन रिकवर कर रहे हैं, क्या पैसा आ रहा है? क्या रिसिप्ट है? पैसा तो आ रहा है, इसका मतलब सर रिसिप्ट तो है, पर क्या जो लोन दिया हुआ है उसको रूटीन में रिकवर करते रहते हैं? क्या इंटरेस्ट उसका रूटीन में रिकवर करते हैं? हाँ जी, रूटीन में इंटरेस्ट लेते हैं। देखो रूटीन में इंटरेस्ट लेते हैं, आपने कहा इसीलिए इंटरेस्ट रेवेन्यू का पार्ट बना, पर लोन रूटीन में रिकवर नहीं करते हम। लोन तो कहते दे दिया, इस पे ब्याज खाएंगे। तो लोन तो कभी कभी लेते हैं ना, तो उसको रिकवर जब करने जाएं तो वो कौन सी रिसिप्ट होती है, दैट इज द कैपिटल रिसिप्ट। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? जब आप लोन रिकवर करते हैं, इधर देखें, क्या आपका कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है? क्या एसेट में कमी आती है? नहीं भैया, नहीं। चलो सोचते हैं क्यों भैया। ये जो प्रॉब्लम है ये आप अगर अकाउंट्स के हिसाब से सोचते हैं, आप कहते हैं हाँ यहां पे लोन का मतलब लोन एंड एडवांसेस है मेरे भाई, लोन लिया नहीं है। रिकवर कौन सा लोन हो सकता है, जो पहले दिया होगा, और अगर लोन दिया है तो अकाउंट्स में उसको एडवांसेस बोलते हैं, जो एसेट होता है हमारा। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो उससे पैसा लेना है, वो मेरा एसेट होगा, और जब मैं लोन वापसी ले रहा हूं तो वो एसेट में कमी आ जाएगी, तो वो कौन सी रिसिप्ट बन जाएगी, डेफिनेशन के हिसाब से भी कैपिटल रिसिप्ट। समझ आ गई बात? आप उस फीचर से भी समझ सकते हैं कि सर रूटीन में नहीं मैं लोन रिकवर करता, तो रूटीन में नहीं है तो कैपिटल रिसिप्ट बन गया, बट डेफिनेशन भी तो सेटिस्फाई करानी होती है। डेफिनेशन में दो कंडीशन थी, लोन रिकवर किया तो लायबिलिटी क्रिएट तो नहीं हुई, पर मेरे एसेट में कमी आ गई। क्लियर हो गई बात? यस, डाउट है दोबारा बताओ? सबको क्लियर है? तो इसीलिए ये कौन सी रिसिप्ट हो गई मेरी, कैपिटल रिसिप्ट। लास्ट इसमें लिखा है अदर रिसिप्ट। अब अदर में दो लिख दिए, पहला डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा स्मॉल सेविंग। यस, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, पहले इसका मतलब समझते हैं। आप सब इन्वेस्टमेंट का मतलब जानते हैं? क्या होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब? कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना, लगाना। जो आप एसेट में कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो आपका एसेट है? आप कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, क्या वो आपका एसेट बन जाता है? और जब डिसइन्वेस्ट करते हैं, डिसइन्वेस्ट का मतलब वो जो पैसा इन्वेस्ट किया था वहां से पैसा निकाल रहा हूं वापसी, इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं अपनी, क्या वो इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा आएगा? आएगा, बट उससे मेरे एसेट कम हो जाएंगे, और एसेट कम होते ही तो वो रिसिप्ट कौन सा बनेगा, कैपिटल रिसिप्ट। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद लास्ट पॉइंट ये खत्म हो जाएगा हमारा। इसके बाद स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स क्या होती है बेटा, ध्यान से समझते हैं। हम सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा अपने अकाउंट्स में सेव किया है। लाइक पोस्ट ऑफिस में मेरा अकाउंट खुला है, पोस्ट ऑफिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट खुलते हैं, किसान विकास पत्र होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइक जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में एफडी बोलते हैं। बैंकों में होता है तो एफडी, और पोस्ट ऑफिस में होता है तो वो एनएससी केवीपी के नाम से जाना जाता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिर किसान विकास पत्र के नाम से। वहां पे आपने जो पैसा रखा है, थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए तो वो एसेट है, पर गवर्नमेंट ने क्या वो पैसा आपको देना है? तो गवर्नमेंट के लिए वो एसेट है, लायबिलिटी है। आपने पैसा जमा कराया, आपका तो एसेट बन गया, पर गवर्नमेंट के हिसाब से वो गवर्नमेंट के लिए क्या बन गई, उसकी लायबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो गवर्नमेंट के पास जब आपने पैसा जमा कराया, गवर्नमेंट के पास पैसा आया या नहीं आया? आया, पर उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो गवर्नमेंट की कौन सी रिसिप्ट बनी, कैपिटल। समझ आई? बहुत लॉजिकल पॉइंट है, बट अगर सोचा जाए तो, वरना भूलने वाले ये कंफर्म है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। डिसइन्वेस्टमेंट से हमने स्टार्ट करना है ना, या रिकवरी ऑफ लोन से?
रिकवरी ऑफ लोन वाला पॉइंट पढ़ लिया था जी। चलो डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ सेलिंग। एक्ट मतलब शो कर रहे हैं क्या, ऑफ सेलिंग अ पार्ट, हम अपना कुछ पार्ट या होल ऑफ द शेयर ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब ऐसे एक्ट करे कि वो अपनी कंपनी के होल्डिंग का कुछ परसेंट या सारे के सारे शेयर बेच रही हो, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बता रहे हैं यहां पे पहली लाइन में। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के कुछ पार्ट ऑफ शेयर या सारे शेयर बेचने पे आ जाए तो उसको गवर्नमेंट के लिए क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। समझ आ गई बात? तो दोबारा से पढ़ते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ शेयर्स ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के पास हेल्ड थे शेयर्स, अगर गवर्नमेंट उसको बेचे, दे आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसिव्ड एज दे रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हो गई बात? यहीं तक मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल सेविंग्स। अब बेटा स्मॉल सेविंग्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया। देखो क्या लिखते हैं, स्मॉल सेविंग रेफर्स टू द फंड्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। कह रहे हैं जो पब्लिक से पैसा लिया इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र एक्सेट्रा, they are treated as capital receipt as they lead to increase in the liabilities of the government। कोई प्रॉब्लम? तो इसका मतलब हमारी जो कैपिटल रिसिप्ट है वो चार तरह की हो गई। पहला बोरोइंग, दूसरा रिकवरी ऑफ लोन, तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट, चौथा स्मॉल सेविंग। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे डिफरेंस दिया है, इसको करके क्लास को एंड अप करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट? पहला डिफरेंस तो बेटा ये रहा, neither create liability nor cause reduction in the assets of the government, either create liability or cause reduction in the asset of the government। मीनिंग का डिफरेंस। दूसरा बेसिस पढ़ते हैं, नेचर, कौन सा रेगुलर और कौन सा रेगुलर नहीं है। रेवेन्यू इज रेगुलर इन नेचर एंड दैट इज इररेगुलर इन नेचर। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इधर समझेंगे बेटा, फ्यूचर में ऑब्लिगेशन यानी देने, फ्यूचर में पैसा रीपे करने की जिम्मेदारी किस में आती है, समझ रहे हैं? तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन मतलब, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लायबिलिटी टू पे, पे करने की जिम्मेदारी। देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट, और इसमें इन द केस ऑफ सर्टेन कैपिटल रिसिप्ट देयर इज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट। और फिर उसके एग्जाम्पल दोनों के। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? तो यहां पे ये टॉपिक हमारा एंड अप होता है। अब आप देख सकते हैं इस टॉपिक के बाद मेरे पास लगभग 12 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कौन सी रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है और कौन सी रिसिप्ट रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट है। कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट है और कौन सी कैपिटल रिसिप्ट। इसके बाद फिर वो आएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद में आएंगे। ध्यान से समझना, मैं ये क्यों पॉइंट लिंक कर रहा हूं। पेपर में मैंने कई बार बताया है कि टीचर को आंसर्स के ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत आती है एमसीक्यू बनाते टाइम, कि भाई एक तो आंसर करेक्ट होगा, 3 सोचने पड़ते हैं उससे रिलेटेड जिससे बच्चा कंफ्यूज कर सके। ऐसे पॉइंट्स ढूंढने में दिक्कत होती है। इस टॉपिक में पॉइंट्स नहीं ढूंढने, इस टॉपिक में क्वेश्चन ढूंढना है, क्योंकि 4 ऑप्शन पहले ही पता है मुझे क्या देने वाला हूं। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन ढूंढना है, दिस सोर्स इज कवर्ड अंडर विच कैटेगरी, दिस सोर्स इज कवर्ड अंडर विच कैटेगरी, और नीचे 4 ऑप्शन। तो इसीलिए जो 12 इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं ना, ये आपको यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं जो एमसीक्यूज आने। तो बी केयरफुल विद दिस ऑल्सो। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।